हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड आई गॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़ जिसके बाद आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फील करने वाले हो। सो आई गॉट अ जॉब नोटिफिकेशन विच इज़ बेसिकली EPFO, जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं। नाउ दिस एग्जाम इज बेसिकली कनेक्टेड बाय UPSC। तो आधे से आधे लोग तो इसका नाम देखकर ही छोड़ के चले जाएंगे इस वीडियो को, पर मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक देखना। दिस इज़ अ वेरी फैबुलस अपॉर्चुनिटी आउट देयर। अगर मैं आपको बताऊं तो सर, ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद जो आपको सैलरी मिलने वाली है, वही सैलरी वही रुतबा आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर किए हुए। कोई मेंस देने की जरूरत नहीं है, कोई आंसर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। सेम सैलरी सेम रुतबा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस एज कंपेयर टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आउट देयर। सभी के सभी लोग एलिजिबल रहने वाले हो, चाहे आपकी कितनी भी एज हो चुकी है, आपने ग्रेजुएशन में कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी है, एवरीवन इज एलिजिबल। नो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, इट इज एब्सोल्युटली परमानेंट सरकारी नौकरी। चलिए देखते जरा। सबसे पहले देखो यहाँ पर दो सेट ऑफ पोस्ट निकाली हैं। EPFO के अंदर ही आपकी यहाँ पर दो पोस्ट निकली हुई हैं। एक आपकी है ग्रुप बी की वैकेंसी और एक है आपकी ग्रुप ए की वैकेंसी। राइट, दो वैकेंसीज आपकी आ जाती हैं। तो ये ग्रुप बी की वैकेंसी, इसमें आपकी लेवल 8 की वैकेंसी है और ये आपकी लेवल 10 की वैकेंसी है। अभी आपको बताऊंगा सैलरी वैलरी कितनी बनेगी, यू विल गेट टू नो। तो बेसिकली द वेरी फर्स्ट इज द, यहाँ पर आपकी 418 वैकेंसीज निकली हैं, जो कि हैं आपकी किसके रिगार्डिंग, EO के रिगार्डिंग या फिर AO के रिगार्डिंग। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट्स ऑफिसर। और ये आपका ब्रेकडाउन है वैकेंसीज का, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपकी 204 वैकेंसी तो अनरिजर्व के लिए हैं, देन द सब्सिक्वेंट वैकेंसीज आर गिवन देयर। अब जैसा कि आपको मैंने बताया, ये सर क्या है, वैकेंसी जो है ये आपकी ग्रुप बी वैकेंसी के अंदर आपकी आती है। एंड ये क्या है, आपकी नॉन मिनिस्ट्रियल है एंड पे स्केल इज अराउंड 8, लेवल 8 का पे स्केल मिलता है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, एज जो है वो आपकी 30 ईयर्स तक की आपकी एज दी हुई है। 30 साल तक है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट घबराना मत, अभी आगे जो है वो 35 ईयर्स और प्लस रिलैक्सेशन वगैरह तो आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा ही मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सीधा बोला गया कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मतलब आप फाइनल ईयर वाले एलिजिबल इसमें नहीं है। जो लोग बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेम, बट येस, फाइनल डिग्री अगर आपके पास आ जाएगी टू द पॉइंट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द सेम, देयरफॉर यू कैन डेफिनेटली एलिजिबल, यू आर डेफिनेटली एलिजिबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो होगी फर्स्ट वाली। नाउ सेकंड, इफ यू टॉक अबाउट सेकंड वाली है सर, आपकी सेकंड वैकेंसी इज द 159 वैकेंसीज। ये आपको देखने को मिल रही है रिगार्डिंग दी APFC। ये हैं सर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया जॉब है। ऑफिसर बनने वाले हो आप, ग्रुप ए ऑफिसर बनने वाले हो, ऑफिसर दोनों में बनोगे, बट यहाँ पर ग्रुप ए ऑफिसर बनोगे। कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम वैकेंसी है, बिकॉज ऑफिसर की वैकेंसी थोड़ी सी कम होती ही है। ठीक है, दोनों को प्लस करोगे तो आपकी टोटल वैकेंसीज 570 प्लस आपकी बन जाएंगी। ठीक है, ये देखें सर, यहाँ पर आपका ग्रुप ए नॉन मिनिस्ट्रियल के अंदर आप यहाँ पर ऑफिसर बनने वाले हो। ठीक है, लेवल 10 की आपकी होने वाली है और यहाँ पर एज लिमिट जो आपकी 35 ईयर्स है। ये 35 ईयर्स जो है ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अभी इसमें जो और भी जो बाकी कैटेगरी 5 साल का रिलैक्सेशन, 3 साल का रिलैक्सेशन OBC के लिए, 5 साल का SC/ST के लिए, वो तो आप लोग बेटर तरह से जानते ही हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर भी क्या बोला गया है, डिग्री। अच्छा, डिग्री के बाद ना यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर डिजायरेबल क्या है कि अगर आपने कंपनी लॉ या लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने डिप्लोमा किया हो, दैट इज डिजायरेबल क्वालिटी। अब डिजायरेबल का सीन ये है कि जब इंटरव्यू होगा तो आपको काम आएगा। हाँ, इंटरव्यू होगा, बट घबराओ मत, अभी बहुत ही आसान मामला है, वो भी देख लेंगे अभी। ठीक है, तो दिस इज द केस विद इट। नाउ दो आपने वैकेंसीज देख ली हैं, थोड़ा सा पहले थोड़ी सैलरी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, वहीं से तो मोटिवेशन आता है। तो अगर देखें तो सबसे पहली जो आपकी अकाउंट्स ऑफिसर या फिर EO की जो आपकी वैकेंसी थी, EO या फिर AO की जो आपकी वैकेंसी थी सर, उसमें आपकी बेसिक सैलरी लेवल 8 की थी। लेवल सैलरी मतलब दिस इज द बेसिक सैलरी, 47,600 रुपये आपकी बेसिक सैलरी है 4800 ग्रेड पे। इसके बाद आपका TA DA HRA लगने के बाद अल्टीमेटली आपकी बन जाती है 81,460 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी सैलरी बनने वाली है अगर आप ग्रुप बी वाली आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, इट्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी, बट इंटरेस्टिंग इनफ अगर आप दूसरी वाली जॉब देखें जो कि आपकी APFC वाली, उसके अंदर सर आपका लेवल कितना था, आपका लेवल 10 था। और सर मैंने यहाँ पे स्टेट मान के चला दिल्ली, बिकॉज इसकी जो मेजॉरिटी ऑफ मतलब जो पोस्टिंग होने वाली है वो हमेशा मेजर सिटीज़ में ही होगी। तो दिल्ली नहीं भी मानते आप, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये 18%, सॉरी जो HRA 27% है, इसका कट के 18% हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल किसी जगह दूसरी जगह पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे करके हो जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट इज आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी आपकी ईजिली ऊपर बन जाएगी। इनफैक्ट अगर 1 लाख की तो 95,000 रुपीज़ तो आपकी डेफिनेटली बनी जाएगी। तो अराउंड 1 लाख रुपए से तो इट्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी, आपको कोई मेंस का एग्जाम नहीं लिखना, तो आपका सिर्फ सिलेक्शन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये सब नहीं करना तो फिर करना क्या है, जरा देखते हैं। सबसे पहले सर ये भी देख लो सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज, अगर आप 17 तारीख को शाम 6 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको
आप यहाँ पे वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर वरना यू कैन जस्ट लीव दिस वीडियो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप यहीं पे ये क्या आपकी लास्ट डेट है 17th of March इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द सेम। ये सर आपकी रिलैक्सेशन के बारे में लिखा हुआ है, मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं आएगी, सबके सब एलिजिबल है तो यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज हेडक्वार्टर्स के सर कहाँ पर रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है वो कहीं पर भी कर सकते हैं पूरे के पूरे इंडिया में, तो ये होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस कंपेरेटिवली कम ही मान के चलो, बिकॉज अलग अलग जगह पर ऑफिसेज हैं। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये रहता है कि ना सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेजर सिटीज़ के अंदर ही आपको मिलने वाली है ये जो इसका जो ऑफिस होता है वो मेजर सिटीज़ के अंदर ही बना होता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल सिटीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप JNK में देखें तो यहाँ पे जम्मू या फिर श्रीनगर में आपको जॉब मिलेगी, इसके अलावा आपको किसी और जगह पर जॉब नहीं मिलेगी, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, बिकॉज अगर आपकी इतनी डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी है तो आपकी इन फ्यूचर जाके जब आपकी फैमिली वगैरह भी बनेगी तो आपको यू नो फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी, फैसिलिटीज़ वगैरह है ना, ये सब करके तो प्राइम लोकेशन आपको मिलने वाली, विच इज़ गुड थिंग। प्रोबेशन 2 साल का होता है सर, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो हर एक डिपार्टमेंट जब जाओगे तो आपको 2 साल का प्रोबेशन देखना पड़ता है। नाउ प्रोसीजर क्या है सर, पैटर्न क्या है, सबसे पहले सर आपका होगा एक रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि MCQ बेस एग्जामिनेशन आपका होगा, MCQ बेस एग्जामिनेशन आपका होगा, नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होती है बाय द वे इसके अंदर, ठीक है, 1/3 के आसपास। एंड देन सेकंड पॉइंट इज आपका होगा इंटरव्यू। ना इंटरव्यू के अंदर भी अभी आपको बताता हूँ, बेसिकली सर ये है कि दोनों के मार्क्स जुड़कर आपकी क्या होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और अगर आपका नंबर अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, देखो MCQ वाला जो है ना 75% वेटेज है इसकी, 75% इसकी है एंड 25% इंटरव्यू की है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंटरव्यू में जाके कुछ भी आपके नंबर नहीं आने वाले, और इंटरव्यू भी सर ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में देना, हिंदी में भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली अप्लाई करना। नाउ इफ यू सी, ये तो आपको बताइए, यहाँ पे देखो 2 आवर का ड्यूरेशन होने वाली है और ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स होंगे, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, और क्या कहते हैं टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, और ये आपका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपका पेपर देखने को मिलेगा, और 1/3 के आसपास आपकी नेगेटिव मार्किंग भी आपकी आ जाती है। ये दिस आर समथिंग दैट यू कैन सी। ना इंटरेस्टिंगली इनफ अगर देखें सबसे पहले EO या फिर अकाउंट्स ऑफिसर, यानी कि जो लेवल 8, यानी सीधी सी भाषा में बोलूँ 80,000 रुपये जिसमें आपको मिलने वाले हैं, 80,000 रुपीज़ जो आपको मिलने वाले सर, उसके लिए सर पेपर कितना है, उसके लिए सर सिलेबस क्या है। सिलेबस में सर आपकी जनरल इंग्लिश, जो मुझे लगता नहीं आपको दिक्कत आएगी, ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की आती है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि सर सीधी सी भाषा में बताएं तो मॉडर्न हिस्ट्री जो आपकी आती है सर, वही यहाँ पे दी हुई है। देन सर आपके करंट अफेयर्स, इसके बाद सर इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, दिस इज अगेन वेरी मच डुएबल स्टफ सब्जेक्ट्स। ये सब आप ना ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे शायद पढ़े ही होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े तो भी बहुत अच्छा टाइम है। एग्जाम जो है सर आपका सितंबर में होने एक्सपेक्टेड है, सितंबर से लेकर अक्टूबर में एग्जाम होगा, उससे पहले चांसेस इसके नहीं है, ठीक है, तो आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर दीज सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है ना। वैसे तो क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि UPSC सिविल सर्विस के लेवल का पेपर नहीं आने वाला, स्टेट पीसेस के लेवल का एग्जैक्टली पेपर नहीं आने वाला, बट हाँ उसके आसपास से नज़दीक रहने वाला है, थोड़ा सा उससे नीचे रहने वाला है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और जॉब भी अच्छी बाजी है। तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ना, ये आशार पे नहीं पढ़ा होगा, तो ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडस्ट्रियल लॉ, अब जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है उनके तो मजे आ गए, लेकिन इनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है सर, इतना टफ टॉपिक नहीं होते ये भी। टोटल मिलाकर ये 2 टॉपिक हो गए, एक और टॉपिक अभी आपको बताऊंगा सोशल इश्यूज वगैरह सर, इन सबके मिला के ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा क्वेश्चन, इतने भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। नाउ लिफ वी सी जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नॉट अ बिग डील, ये भी आपने किया ही होगा। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि सर क्या है, क्वांट एंड रीजनिंग, ये भी आप लोगों ने किया ही होगा। सब कुछ मतलब क्या है सर, ये ऐसा कुछ है नहीं, डिफरेंट सा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा हो। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया सर, यहाँ पे सोशल इनिशिएटिव्स या स्कीम्स वगैरह के रिगार्डिंग बात होती है, ये आप करंट अफेयर में कवर कर लेंगे, थोड़ा सा इसको भी स्टार लगा लेते हैं। तो सिवा अगर देखें तो टोटल मिलाकर 9 टॉपिक्स में से सिर्फ 3 टॉपिक ऐसे जो कि आपने नहीं किए होंगे अभी तक, तो क्या अगले 3 महीने में इन टॉपिक खत्म नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, तो 3 महीने में तो इजीली कवर कर लोगे, उसके बाद आप रिवीजन करते रहोगे, देयरफॉर दिस इज वेरी मच डुएबल मेरे ख्याल से, तो वेरी मच डुएबल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था 75 से लेकर 25% वेटेज होती है। अच्छा, इसमें एक कैच ये भी होता है कि ना 25 जो परसेंटेज आपका इंटरव्यू पे दिया जा रहा है, उसमें आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, मतलब 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, आपको 50 नंबर कम से कम स्कोर करने हैं, जो कि अगेन इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, इतना तो आपके पास होता ही है, आप इतना थोड़ा बहुत जाके बोल सकते हो। आपके बायोडाटा के बेसिस पे ज़्यादा होता है कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो, कहाँ क्या करते हो, सब किसके रिगार्डिंग यहाँ पर होता है। पर्सनालिटी टेस्ट है यार, यहाँ पे कोई आपकी नॉलेज टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं की जाएगी, ठीक है। देन असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के रिगार्डिंग देखें, APPC के रिगार्डिंग अगर देखें, शायद मैंने पहले APFC बोल दिया था शायद ना, चलो कोई नहीं, तो इनके रिगार्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर भी सर सेम पैटर्न, सेम सब कुछ यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जनरल इंग्लिश में पहले पढ़ा था, बिल्कुल यहाँ पर वही है। यहाँ पर सर क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर भी ऐड हो गया, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इसके अलावा यहाँ पर ये इकोनॉमी से रिलेटेड कह लो या ज्योग्राफी से रिलेटेड कह लो, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन,
ये आपको एनसीईआरटी क्लास 11 12 में मिल जाएगा टॉपिक। गवर्नेंस, पॉलिटी तो पहले हमने पढ़ाई था, उसके बाद अभी गवर्नेंस वाला मॉड्यूल में यहाँ पे ऐड हो गया, ये आपका आ गया। एंड ये इंडियन इकोनॉमी तो आपने पढ़ी थी, ऑडिट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन में पहले पढ़ चुके हैं, लेबर लॉज में पहले पढ़ चुके हैं, इंश्योरेंस ये जो है थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया। एंड यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स ऐड हो गया, और बस बाकी सब क्या सिर्फ सेम है। तो अगर यहाँ पर हम तो देखने की कोशिश करें तो सिर्फ यहाँ पर कुछ ही चीज़ें, ये जितनी आपको देखने को मिल रही हैं, कुछ जो भी ये जो पॉइंट्स हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं, यही आपके एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली दोनों के लिए अप्लाई करना, दोनों के लिए अप्लाई आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक के लिए अप्लाई कर सकते हो, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन वो 75% वेटेज आपको पता ही है। नाउ एग्जामिनेशन सेंटर अगर देखें तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको लगभग हर मेजर सिटी में देखने को मिल जाएंगे, हर मेजर स्टेट के एक ना एक मेजर सिटी में आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी, यहाँ पे जम्मू में आपका, यहाँ पे श्रीनगर में आपका है, चंडीगढ़ भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो दिक्कत कोई नहीं आएगी आपको ऐसे, ठीक है। देन इफ यू सी, ये सब तो कुछ खास नहीं है। सिटीजनशिप, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, नॉट अ बिग डील, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। नाउ लेट्स सी द, ये जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इंटरव्यू में आपको एटलीस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपको 50 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100, फॉर ओबीसी के लिए 45 एंड एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स को स्कोर करने पड़ेंगे, मिनिमम मार्क्स हैं। अब मैंने आपको क्यों बोला कि आप दोनों के लिए अप्लाई करो, बिकॉज यार मजेदार फीस सर है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। बताओ 25 रुपये फीस है, लिटरली आई एम टेलिंग यू। यही फायदा होता है सेंटर वगैरह के एग्जाम्स में अप्लाई करने के लिए। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको जॉब ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सर इतनी कम फीस होती है ना कि आप प्रिपरेशन अगर अच्छी लेवल की करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आपको इतनी कोई दिक्कत भी नहीं आती है पैसे देने के अंदर। तो एवरीवन इज एलिजिबल। इनफैक्ट अगर देखें सर, फीमेल्स, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, इनको तो फीस देनी भी नहीं है, इनके 25 रुपये भी उनसे नहीं ले रहे। सिर्फ जो आपके अनरिजर्व्ड मेल्स हो गए, बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल हैं सर, उनको यहाँ पे 25 रुपये देने हैं। और इंटरेस्टिंगली इनफ, अगर आप दोनों के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर 50 रुपये देने हैं, बस 50 रुपये दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो एग्जाम होगा ना, वो दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। शायद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने शायद अंडरलाइन कहीं तो किया ही होगा। दोनों के लिए जो एग्जाम होगा, अगर दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, और अगर एक के लिए एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एक एग्जाम देना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडिफिकेशन की डेट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि 18 तारीख से लेके 24 तारीख तक अगर आपने कुछ नाम में कुछ गड़बड़ी कर दी है, कुछ ना कुछ है ना, हो जाती है ना फिलिंग मिस्टेक्स वगैरह, सर वो उसके लिए 7 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। यू कैन ऑफ कोर्स मॉडिफाई फॉर द सेम। सो बेसिकली यार ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। एक लास्ट ईयर आपको बोलना चाहूँगा एस्पिरेंट्स के लिए, सबके सब मैसेज, एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए। देखो यार, अभी आपको पता है कि ना, स्पेशली जेएनके के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बोला चाह रहा हूँ। बेसिकली यार देखो यार, अगर आप इतने लंबे टाइम से स्ट्रगल तो कर ही रहे हो, अभी होता क्या है ना कि आप एक पर्टिकुलर बोर्ड से स्टिक होकर बैठ गए हो, जेकेएसएसबी से स्टिक होकर आप बैठ गए हो कि उसी का एग्जाम देंगे। अभी हो कितने गए सर, 2-2 साल 3-3 साल हो गए। अब अगर आप मोटे तौर पर देखो तो आपको ये रियलाइज नहीं होता कि यार इन 2-3 सालों के अंदर अगर मैं अपना बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता या कर लेती, बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते, सो दैट वी कैन एक्चुअली राइट दी सेंट्रल एग्जाम्स ऑल्सो। सेंट्रल एग्जाम्स आप और लिख सकते हैं। तो पॉइंट इज, मैं ये कहता हूं कि आप जब आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर तरह से पढ़ो, एकदम डेप्थ से थोड़ी चीजें पढ़ने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि डायरेक्टली सिविल सर्विस की तैयारी करो, मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बस मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि आप अगर बेस अच्छा करोगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने आते हैं जहां पर आप अपीयर हो सकते हो और यू कैन एक्चुअली क्रैक दी एग्जाम्स ऑल्सो। एंड रही बात उन लोगों के लिए जो कि जो कि ना कि जेएनके के अंदर ही रहना चाहते हैं, तो भैया आपको बता दूं, देखो जेएनके के अंदर आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कितने फ्लॉज वगैरह हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इट इज नॉट द लोकेशन टू लिव इन द लॉन्गर टर्म, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यार आप ना उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग फॉर वीएलडब्ल्यू, यू आर अप्लाइंग फॉर एफएए, चलो फिर भी ठीक है, बट अगर देखें सर, आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ऐसे आप, या फिर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो, कुछ वो ऐसी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो पॉइंट मेरा ये है कि यार इस सब के अंदर आप अप्लाई करने के बाद आपके हाथ में 25,000 रुपये पर मंथ आएंगे। आप सोच के देखो यार, 25,000 रुपये पर मंथ में आपका गुजार तो चल जाएगा, है ना कुछ, मतलब 30-35,000 की सैलरी होगी, कर कटा के इतने आपको मिलेंगे। अब यार ये आपको, और जरूरी भी नहीं है कि आपको ये आपके घर के पास ही जॉब मिले, थोड़ी दूर भी मिल सकती है। 25,000 रुपये आप इफेक्टिवली आपके हाथ में बचने वाले हैं। इस 25,000 से अपना अकेले का तो काम कर लोगे आप, लेकिन आपको नहीं लगता कि यार जब आपकी फैमिली हो जाएगी, जब आपके यहाँ पे नन्हे मुन्ने होंगे या आपकी फैमिली भी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, सर ये 25,000 में इनका कैसे ख्याल रख पाओगे। एंड अगेन इट इज लाइक अ चेन साइकिल। मैं आपको डेफिनेटली बताऊं, एक चेन साइकिल बनती है कि अगर आप एक अच्छी जगह पर पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली जैसे वहाँ पर जॉब कर रहे हो, आपके जो ये फैमिली होगी सर, इनको दिल्ली जैसा कल्चर या फिर कह लो कि दिल्ली जैसी एजुकेशन वगैरह, अफोर्डेबल एजुकेशन वगैरह इजीली मिल जाएगी, है ना, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, फैसिलिटीज वगैरह अच्छी मिल जाएंगी, तो दे कैन ग्रो एज वेल, ठीक है। मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूँ, आप अगर आपको अच्छी लेवल की जॉब मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप केएस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो ये आपको तो अप्लाई करोगे, फिर तो सर बहुत ही बढ़िया है। बट केएस की अप्लाई करने के लिए सर आपको पता है मेंस वेंस लिखना पड़ता है, और बहुत सारे लोग सर मेंस वेंस के अंदर कहीं ना कहीं घबराते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप केएस को प्लान कर रहे हो, बिल्कुल तैयारी करो, लेकिन आपको पता है ना, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे तो मेंस का अगर आपको थोड़ा डर भी लग रहा है, तो आप यहाँ पर अगर आप ईपीएफओ के एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो
तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। और अगर आपका क्रैक हो गया इस एग्जाम, आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा, प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस आपको अगेन मिल जाएगा, तो यू कैन एक्चुअली लाइक फील मोर कॉन्फिडेंट इन क्रैकिंग दिस केएस एग्जाम ऑल्सो। सो इट कैन बिकम अ स्टेपिंग स्टोन इन टू योर सक्सेस। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगा यार कि ना, अगर आप ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है कि यार आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सबके सब लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। अच्छा, मैं बताना भूल गया, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो तो सर आपको अराउंड 10 साल की रिलैक्सेशन और मिल जाती है, तो टोटल मिलाकर 45 साल की उम्र अगर आपकी है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पूरे एग्जाम के अंदर। दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आपने बैचलर डिग्री करी है तो आप डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेम, ठीक है। ये सर मेरे कुछ कॉन्टैक्ट, अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो ये पर्सनल लेवल के ऊपर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड क्या कहते हैं अपना ट्विटर के ऊपर, यू कैन फॉलो मी एंड दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।